Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, the material that I will be discussing, the topics that I will be discussing belong to week number 7. These are almost the last 2 or 3 topics that we left. We started in the previous lecture and we will complete it right now, inshallah. So we will come to an end to week number 7 after completing this. If you have any question related to previous lecture, you have my email ID, you have my contact number, you can ask. Risk premium. First of all, let me refresh in your minds what risk is. If you have a coin, there are 2 sides of the coin, and when you toss the coin, there are chances of both sides 50%, 50% each. If there was 4 sides, then 25% chances for each. If 5, then 20%, and if 10, then 10% for each. For risk, you do not know what will happen, right? What will happen in the future. There is a risk, and when there is a risk, there is a chance. And when we talk about the chance, it means maybe or maybe not. You may win, you may lose. Those people who in their lives take risks, they are bold, and if they win the game, they need to be different from those who did not take the risk. हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। रिस्क का मतलब ये है कि आप विन भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं। बाज़ लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे कि वो रिस्क नहीं लेते, कहते कि बस जितना है जो है ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, you need to be different if you want to have something. बाकी जो रिस्क नहीं लेते और जो लेते हैं, इनमें तो फर्क होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि इलियास, आपने कभी रिस्क लिया है अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का? जी सर। किस चीज का आपने रिस्क लिया था? वो जरा अगर इफ इट इज शेयरेबल तो आप शेयर कर सकते। सर अभी भी रिस्क लिया है सर। किस चीज का रिस्क लिया आपने? इन्वेस्टमेंट कर दिया है सर। इन्वेस्टमेंट कर दी है? कहाँ पे? यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी। प्लॉटिंग हो रही थी? जी सर। अच्छा, अभी तो 40 लाख इन्वेस्टमेंट रास्ते में आ रही थी सर, जो जब क्लास स्टार्ट होती तो सर मैं रास्ते में कभी पहुंच गया। ठीक है, मतलब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली। जी सर। रोबा, अब आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, इज इट अ रिस्की बेस्ड इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आप सुन हाँ रही सर, थी ना? 50-50। आप सुन रही थी कि नहीं? जी सर। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, इज इट अ रिस्की इन्वेस्टमेंट और नॉट? नहीं सर, रिस्क तो नहीं है, क्योंकि सर मतलब प्लॉट अगर आप खरीदते हो तो सर उसमें मुनाफा ही होता है डे बाय डे, मतलब। करेक्ट। तो ये तो रिस्की नहीं ये है। जो इलियास आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, ये तो सारे लोग करते हैं। मतलब नहीं सर, ये आपने जो प्लॉट्स खरीदे हैं ना, प्लॉट्स,
आप ऐसा करेंगे, आप वेट करेंगे, वेट ऐसा करेंगे, अच्छा देन आई विल क्लियर माय पॉइंट कि ये रिस्की क्यों नहीं है। लेकिन ये ऐसा होता है ना कि आप अगर अभी जाए, से मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे चले आपने ये खरीद लिए, लेकिन ये तो ये है कि द पैसेज ऑफ टाइम इनकी कीमत बढ़ जाएगी, आपको मुनाफा हो जाएगा। लेकिन चांसेस इंतहाई कम है कि ये जो आपने 40 लाख इन्वेस्टमेंट की है, ये कल 30 लाख की बन जाए या 25 लाख की बन जाए। ऐसा पॉसिबल है? हेवी और हेवी नहीं सर। नहीं, मेरे ख्याल में और मेरे साथ ये रूम में नहीं जितने सर। भी हैं, ये कहेंगे कि नहीं, ये अभी 40 का है तो ये 25 और 30 पे इतना जल्दी वो नहीं पहुंच सकता। अच्छा, इलियास ये इसलिए नहीं है कि कल इसकी कीमत ना तो इतनी गिर सकती है और ना इतनी अपवर्ड मूवमेंट कर सकती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, 90% चांसेस यही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फिलिस्तीन का हम एग्जांपल ले लें, इसराइल जो कि एक उन्होंने कब्जा किया है उनके ज़मीनों पे, तो बॉर्डर के नज़दीक वो कह रहे कि हम और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो कहते कि हमने आगे बढ़ना, ठीक है, और ये हमने हिस्सा ये लेना, अच्छा वहाँ की ज़मीनें अगर आप देखेंगे ना, तो आजकल बिल्कुल आपको मुफ्त की आप तस्वर कर। क्यों? क्योंकि कल उसका पता नहीं चलता है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये इसराइल जो कि एक टेररिस्ट कंट्री है वो काबिज हो जाए, ठीक है। तो अगर आप कहते कि नहीं, अभी मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, आप जाके उधर एक से एक कनाल या 2 कनाल या 3 कनाल या 4 कनाल जमीन ले लेते हैं कम कीमत पे, कल ये डिक्लेयर हो जाए कि नहीं वो नहीं आ सकते और इधर नहीं आ रहे, तो एकदम उसकी कीमत, अगर आपने $1 इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख की, तो वो डायरेक्टली $5-6 लाख पे वो जमीन पहुंचेगी। सो दैट इज कॉल्ड द रिस्क। अभी आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज रिस्क प्रीमियम। देखिए रिस्क तो मैंने आपको बता दिया, प्रीमियम किसे कहते हैं? वो लोग जो रिस्क नहीं लेते और जो लोग रिस्क लेते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, और जो लोग रिस्क लेते हैं उनको इजाफी अमाउंट मिलना चाहिए और उस इजाफी अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम। Now coming to the first slide, what a risk premium is. A risk premium is the investment return an asset is expected to yield in excess of the risk-free rate of return. An asset's risk premium is a form of compensation for investors. It represents payment to investors for tolerating the extra risk in a given investment over that of a risk-free asset. देखिए बाज एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्क फ्री होते हैं। जो रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं उस पर रिटर्न भी कम होता है, और जो रिस्की होते हैं एसेट्स उस पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और जो रिटर्न रिस्की एसेट्स पे ज़्यादा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिस्क premium. Before moving to next slide, if you have any question to this slide, feel free to ask. नहीं सर। ठीक है इलियास, it will right now be very clear what risk is. यस सर। ठीक है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो रिस्की नहीं है, आपने जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसकी वैल्यू में बढ़ोतरी आएगी। Moving to next slide, that is called the forward rate. मैं आपको एक बात बताऊं before discussing the forward rate.
अच्छा, आप लोग काइंडली ये जिसका भी माइक अनम्यूट है वो म्यूट करे उसको। ओके सर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है देन फील फ्री टू अनम्यूट इट। ओके। फॉरवर्ड रेट इसको डिस्कस करने से पहले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इलियास का एक बहुत बड़ा गोदाम मतलब एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में वो ये पीवीसी पाइप्स जो है प्लास्टिक के वो बनाता है। होता क्या है कि ये रॉ मटेरियल जो मतलब ये खरीदता है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदता है। तो होता क्या है कि जब ये कहता है कि फ्यूचर में चूंकि ये चीज़ें अभी मैंने खरीदनी है, फ्यूचर में ऐसा ना हो कि कीमत इसकी बढ़ जाए या घट जाए। दोनों पॉसिबिलिटी हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि इसकी कीमत बढ़ जाए। चूंकि आप देखते हैं जो चीज़ हम मतलब छोटे थे उस टाइम उसकी कीमत अलग थी, और इवन आज एक चीज़ की कीमत अलग है, कल वो ज़्यादा होगी और ज़्यादा चांसेस मतलब 90% चांसेस ज़्यादा है ये है कि वो कल उसकी कीमत ज़्यादा हो। अच्छा, इलियास अभी फिक्रमंद है कि मतलब ये चीज़ें तो महंगी हो रही है, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि अपने पैसे में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, और एक खास रेट पे मैं इन्वेस्ट करूं कि इतने पैसे मतलब उतना अमाउंट मेरे पास आए। वो किसी को लोन दे देता है और 6 महीने बाद वो कहता है कि यार मुझे 5% या 6% इस पे दे दे, तो आफ्टर 6 मंथ उनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए। एक ये अभी थोड़ा सा बहुत अगर खाका बन गए हैं तो इस स्लाइड की तरफ आते हैं। फॉरवर्ड रेट इज एन इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। देखिए अभी ये यहाँ पे क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होने वाली है और अभी से आप रेट जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है इससे हट के कि फॉरवर्ड रेट ये भी होता है कि रॉ मटेरियल जो कि इलियास खरीदेगा 6 महीनों के बाद, जिनसे उन्होंने खरीदना है, अगर आजकल 1 किलो अगर मिलता है उनको 5000 रुपीज पे, तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में वो महंगा होगा, लेकिन कितना महंगा होगा ये किसी को पता नहीं है। इस चीज को मैनेज करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इलियास एक एग्रीमेंट करता है, उस बंदे के साथ जो कि वो रॉ मटेरियल बेचता है। वो ये कहता है कि चूंकि आजकल ये रेट जो है पर केजी वो 5000 है, तो मैं आपसे इतनी अमाउंट की चीज़ें 5 या 6 महीने बाद 5500 रुपीस पे मैं पर केजी आपसे लूंगा। तो दोनों एग्री कर जाते हैं और एक फॉरवर्ड रेट 5500 रुपीस वो डिसाइड होता है, और उस पे आफ्टर 6 मंथ्स वो दोनों पार्टीज क्या करते हैं, अमल करते हैं, और वो पैसे देता है और वो रॉ मटेरियल देता है। इसी तरह फॉरवर्ड रेट इंटरेस्ट में भी होता है कि हम एक डिसाइड करें कि मैं आपको इतने पैसे में दे रहा हूँ और आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी होगी से आफ्टर 6 मंथ्स मैंने आपको पैसे देने हैं, और पैसे मैं आपको दूंगा 1000 से डॉलर्स, और $1000 में किस रेट पे दूंगा आपको, 5 या 10% पे मैं आपको दूंगा। सो इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ द फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट जो है वो करेंसी में भी यूज होता है। सेकंड पॉइंट है, फॉरवर्ड रेट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पसेस इन द करेंसी मार्केट्स। देखिए इसमें ये भी होता है, इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। हेजिंग कहते हैं
टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अननोन सिचुएशन, उसको हेजिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड रेट्स, अच्छा ये होता है कि चलिए दोबारा हम इलियास की एग्जांपल देते हैं। इलियास जो रॉ मटेरियल इस सिनेरियो में अभी मंगवाता है वो बाहर एंड डॉलर्स में मंगवाता है, और डॉलर में वो $1 के हिसाब से वो 1 kg खरीदता है। $1 पे रॉ मटेरियल जो उनको मिलते हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर पीवीसी पाइप्स, वो कितना है? $1 फॉर 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ये कहता है कि ऐसा ना हो, चूंकि अभी अच्छा आजकल जो रेट चल रहा है मतलब पाकिस्तानी रुपीस और हम तसव्वुर करते हैं वो 100 रुपीज $1 है। वो ये कहता है कि इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, मे बी डॉलर महंगा हो जाए, फिर मैंने ज्यादा पैसे अच्छा इलियास जो है वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाता है, ये बात आपकी जहन में हो। तो इलियास कहता है कि ऐसा ना हो कि आज तो मुझे 100 रुपीज देने हैं और $1 लेना है, और $1 मैं बाहर कंपनी को देता हूँ, वो पर केजी मुझे रॉ मटेरियल $1 के हिसाब से देते हैं। ऐसा ना हो कि ये डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए और फिर मैंने मतलब मुझे 100 रुपीज पे $1 खरीदना ना हुआ और 110 रुपये फिर मैं दूंगा और $1 मुझे मिलेगा। इस चीज को कोप अप करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल, इस चीज को मैनेज करने के लिए वो करता क्या है कि फॉरवर्ड रेट यूज करता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वो करता क्या है, दूसरी पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट ये होती है कि 1 साल बाद, 1 साल बाद मतलब 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल पर्पसेस में से हम कहते हैं कि 6 महीने बाद ये एक दूसरी पार्टी है, उनके साथ एग्रीमेंट होती है कि मैं 6 महीने के बाद आपसे डॉलर्स खरीदूंगा और मैं 100 रुपीज आपको दूंगा। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं 100 तो कम है, आप ऐसा करें 105 रुपये आप मुझे देंगे और मैं $1 आपको दूंगा। तो देखिए बस दोनों की एग्रीमेंट हो जाती है और वो डन हो जाता है। 6 महीने बाद $1 की कीमत वो होती है 110, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट 6 महीने पहले जो हो चुकी होती है वो 105 की हो चुकी थी उस टाइम। तो वो करते क्या है, वो करते ये हैं कि वो 105 रुपये देता है और $1 लेता है एज पर एग्रीमेंट, और डॉलर उनको सस्ता पड़ता है इस केस में, चूंकि मार्केट में 110 पे है। तो वो करते क्या है, वो डॉलर लेते हैं, रॉ मटेरियल जो बाहर से उन्होंने मंगवाने होते हैं वो क्या करते हैं, वो उधर भिजवाते हैं। Before moving to next slide, if you have any question, you can ask. No question, sir. रूम में दूसरे भी है अगर आप लोगों का No, sir. ठीक है, वेल एंड गुड। तीसरी स्लाइड की तरफ आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Foreign investment involves capital flows from one country to another, granting the foreign investors extensive ownership stakes in domestic companies and assets. अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने से पहले इन्वेस्टमेंट है क्या चीज? इन्वेस्टमेंट ये है कि आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, बजाय इसकी कि ये पैसे मैं खा जाऊं, आप कल से रिलेटेड आप सोचते हैं कि कल क्या होगा, मतलब अगर आज मैं खा लूं तो कल तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो आज आप सेक्रीफाइस करते हो कल के लिए।
होता क्या है कि आप पैसे वो खाते नहीं, आप इन्वेस्ट करते, मतलब आप सेक्रीफाइस करते हैं, फंड देते हैं और उस पे आपको रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक तो आपकी अपनी कंट्री ओरिजिन में इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे आप लगाते हैं। एक होता है जब आप अपने मुल्क से निकले बाहर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट, जिस तरह फॉर एग्जांपल नेस्ले, उन मैन हेड जो है हेड ऑफिस उनका स्विट्जरलैंड में है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान में भी दूसरी कंट्रीज में भी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की है। So what foreign investment is? It is the flow, the flows of capital, maybe asset from one country to another country. इस तरह large multinational corporations will seek new opportunities for economy. एक नेस्ले कंपनी पहले स्विट्जरलैंड तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, लोग इसको ज़्यादा ख़रीदने की तरफ तवज्जो है, तो और कंट्रीज़ में भी ऐसा हो सकता है कि हम उनसे पैसे कमाएं। तो वो करते क्या है कि वो अपने कंट्री को उधर भी इन्वेस्टमेंट करते, दूसरी कंट्री जाके उधर भी इन्वेस्टमेंट कर लेते। सो दैट इज़ कॉल्ड दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंटिन्यू है, foreign direct investments include long-term physical investments made by a company in a foreign country. तो foreign direct FDI क्या है? FDI ये है कि आप जो है अपनी कंट्री को छोड़ के, मतलब अपनी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट की, आप इधर भी आते हैं पाकिस्तान में अपने लिए जगह खरीदते हैं, उधर एक कंपनी मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इनडायरेक्ट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कॉर्पोरेशंस, financial institutions and private sectors that purchase shares in the foreign companies. अभी अमेरिका में जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीद सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और इधर की कंपनीज जो पाकिस्तान में चल रही है उनकी शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो डायरेक्टली इधर नहीं आते, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाते, लेकिन वो करते क्या है कि उसी कंपनी के जो यहाँ पे खुल चुकी होती है उनके शेयर्स वो खरीदते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask. आ गई समझ सर। Okay, that was all for today. We have